हेलो एवरीवन। तो ये ऑडिटिंग की सीरीज में दूसरा लेक्चर होने वाला है ऑडिटिंग का, जिसमें मैंने पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग देख लिया था। जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि हम पूरे ऑडिटिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और जिसका अब सेकंड लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग है। तो इसको हम फटाफट ख़त्म करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और जैसा कि ने कमेंट किया था किसी भाई ने कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर दीजिए, तो उसको इंक्रीज़ करके ले आऊँ ताकि आपको अब वीडियो में दिक्कत ना हो। और साथ में देखो, जब आप यूट्यूब पे देख रहे होते हो तो आप इसको जूम कर सकते हो, जिससे आपको स्क्रीन पे पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आ, कोई भी एक्टिविटी होती है उसका कुछ सबका एक एम होता है। सिमिलरली ऑडिटिंग का भी एक एम होता है, ऑडिटिंग का भी एक एम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसको हम दो टाइप में बांट सकते हैं, ब्रॉडली दो टाइप में बांट सकते हैं इसके एम को। एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर फंक्शन ऑफ ऑडिट है। और जो सेकेंडरी है वो इंसिडेंटल और डिराइव्ड बेनिफिट्स है। मतलब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसी को फुलफिल करने के लिए ऑडिटिंग की जाती है, ना कि सेकेंडरी को फुलफिल करने के लिए, लेकिन वो साथ में वो भी हो जाता है। जैसे कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पूछ लेता है यूपीएससी ऑफन आस्क वेदर द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट फ्रॉड, तो आंसर है नो। फ्रॉड डिटेक्शन इज इंसिडेंटल नॉट द कोर, द प्राइमरी एम इज़ टू वेरीफाई। जो प्राइमरी एम है वो क्या है? वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू। ये इसका प्राइमरी है, ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको वेरीफाई करना है, और जो ट्रू एंड फेयर व्यू है उसको इंश्योर करके उसको रिप्रेजेंट करना है। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो थोड़ा और डिटेल में देखें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, तो वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों का सत्यापन। कि भाई ये देखना कि बैलेंस शीट है जो, टू एग्जामाइन वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड करेक्टली। कि ये देखना कि बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है वो सही से बनाया है नहीं, ये इंश्योर करना। ऑडिटर ये इंश्योर करता है कि स्टेटमेंट्स जो कन्फर्म है टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स INDS बोलते हैं, एक IFRS होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अकाउंटिंग में एक लेक्चर पहले बीच में पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं उसको स्किप कर दिया क्योंकि मैं उसको लास्ट में पढ़ाऊँगा, या फिर थोड़ा आपको जब कोर्स समझ आ जाएगा अकाउंटिंग का तब उसको पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसमें बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं जिनको आपको याद करना है, कुछ एक इम्पोर्टेंट है जिनको आपको याद करना है, इसलिए उसको मैंने लास्ट में रखा है। क्योंकि वो एक थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया और उसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं हमारे जो ICAI है, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। जो भी अकाउंटिंग का सारा काम होता है ये सब खुद कोई अपनी मर्जी से ऑडिटर ऐसे नहीं करता है, ये सब रूल्स पे बेस्ड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं सभी को, उनमें ध्यान रखते हुए सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होते हैं। ठीक है, तो इफ़ ए कंपनी, तो हम कहते हैं ऑडिटर इंश्योर दैट स्टेटमेंट्स कंफर्म टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स IN। ठीक है, तो ऑडिटर ये सुनिश्चित करता है कि विवरण लेखों मानकों का अनुरूप हो। जैसे उदाहरण के लिए कोई कंपनी को लाभ बढ़ाने के लिए मूल्यह्रास को कम दिखाती है तो ऑडिटर इसे पकड़ना और सुधारेगा। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी है कि वित्तीय जो वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ensuring true and fair view. Audit aims to confirm that the financial statements reflect the real financial position of entity. जो ऑडिट है उसका ये जो उद्देश्य क्या है? ये सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण संस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाए। ट्रू, ट्रू का मतलब जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मुक्त होना चाहिए, जो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स की, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं डाला हुआ होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अनबाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस, ये नहीं कि किसी से बाइस होकर उनको बनाया गया हो, इनको चेक करना ऑडिट का काम है। जैसे एग्जांपल की शोइंग ऑब्सोल्यूट स्टॉक एट फुल वैल्यू इज़ नॉट। जैसे कोई पुराना स्टॉक पड़ा है तो जिस कॉस्ट पे उसको ख़रीदा था हमेशा उसकी कॉस्ट से वही नहीं रहेगा। कि जैसे 10 साल पुराना कोई स्टॉक पड़ा है, उस टाइम उसको मान लो 100 रुपये में खरीदा तो आज उसकी वैल्यू 100 रुपये नहीं है, लेकिन आप 100 रुपये दिखा रहे हो तो ये गलत है। वो ऑडिटिंग में उसको सुधारा जाएगा या बताया जाएगा। डिटेक्शंस ऑफ एरर, ऑडिटर चेक्स फॉर क्लैरिकल ओमिशन प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। कि जो ऑडिटर है, जो क्लैरिकल कोई भूल हुई है या ओमिशन हुई है,
हाँ, सिद्धांतगत प्रिंसिपल और जो कम परस्पर संतुलन त्रुटियों की जांच करता है कि ऑडिटर इन सब चीज़ों की जांच करता है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, ओमिशन हुआ है, प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। जैसे मशीनरी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ एन एसेट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे किसी मशीनरी है, वही जो एसेट है, एसेट की बजाय उसको एक्सपेंस में दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रिंसिपल एरर है। इन चीज़ों को डिटेक्ट करना, डिटेक्शंस ऑफ फ्रॉड्स। जैसे ऑडिटिंग हेल्प्स अनकवर डेलिब्रेट मैनिपुलेशन लाइक फेक वाउचर्स, मिस एप्रोप्रिएशन और विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था काउंटिंग में, ठीक है। तो लेखा परीक्षण, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, मतलब लेखा परीक्षण में जानबूझकर की गई कोई हेरा फेरी, जैसे नकली वाउचर होना, कुछ गबन कर जाना, मतलब दबा जाना, विंडो ड्रेसिंग का पता चलना, ये सब चीज़ें ऑडिटिंग से पॉसिबल है। ऑडिटिंग नहीं होगी तो इन चीज़ों का कुछ पता नहीं लगेगा कभी भी। जैसे एग्जांपल की, जो सत्यम घोटाले में जो लाभ में जो हेरा फेरी की गई थी, जो प्रॉफिट में जो हेरा फेरी की गई थी, ऑडिटर्स ने सही रिपोर्ट नहीं दी। ये दिखाता है कि धोखाधड़ी का पता लगाना कितना महत्वपूर्ण है। अगर ऑडिटर सही रिपोर्ट देता है तो ही तो उसका पता लगाया जा सकता है। अगर कोई मिली भगत हो तो उसका ऑडिटर्स के द्वारा भी पता नहीं लगाया जा सकता। तो वो अनबाइस्ड है कि नहीं, ये भी चीज़ें ऑडिट से पता लगती है, ठीक है। तो कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, जैसे कंपनीज एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, ईपीएफ ईपीआई एक्ट, जो भी है, इनका सही से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को भी इंश्योर करना ऑडिट का काम होता है। जैसे उदाहरण के लिए कंपनियों का वैधानिक लेखा, चलो इसको तो छोड़ो, कोई बात नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये ऑब्जेक्टिव ये भी कि कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करें, कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जो सहायक उद्देश्य कहते हैं उनको हिंदी में। तो पहला सहायक उद्देश्य क्या है, प्रबंधन को परामर्श देना, एडवाइजरी रोल टू मैनेजमेंट, कि ऑडिटर में सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसे कुछ कमियां चल रही है कि आप इंटरनल कंट्रोल को इस तरीके से आप बेटर बना सकते हो, वो सजेस्ट कर सकता है। लेकिन जो हमारा प्राइमरी है ऑब्जेक्टिव, वो नहीं है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन करना, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उनको सही से देखना, ये हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी उसमें साथ साथ पूरे हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के सजेस्टिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर बेटर कंट्रोल्स, कि जो बेहतर नियंत्रण के लिए कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऑडिटर उनको सजेस्ट कर सकता है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, धोखाधड़ी और त्रुटियों का रोकथाम। रोकना हमारा काम नहीं, उनका पता लगाना हमारा काम है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, लेकिन साथ में रोकने का काम भी हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो कोई कैशियर है, यद्यपि रोकथाम ऑडिट का मुख्य कार्य नहीं, लेकिन ऑडिटर की मौजूदगी गलत कामों को, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई कैशियर है, वो थोड़ी हेरा फेरी करता है, तो और कैशियर को पता है कि ऑडिट होने वाला है, तो उसके द्वारा जो धन की हेरा फेरी कर रहा है उसको कम करने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि उसको पता डर रहेगा कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ, पता लगाया जा सकता है। हमारा काम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पता लगाना है, ना कि रोकना। तो उससे अपने आप ही रुक रही है चीज़ें, तो इससे एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी हमारा मोटिव भी पूरा हो रहा है। तो एश्योरेंस ऑफ टू स्टॉक होल्डर्स, अब ऑडिट हो रही है तो उससे क्या है, शेयर होल्डर्स जो क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर है, वो रिलाई कर सकते हैं ऑडिटेड स्टेटमेंट्स पे, कि इसका ऑडिट हुआ है, इन्होंने इन चीज़ों के बारे में सब ट्रू एंड फेयर है चेक किया है, और चेक करने के बाद वो जो रिपोर्ट देते हैं उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, जो शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टर है, वो सब। फैसिलिटेटिंग टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, जो हमारा कराधान और सरकारी नियंत्रण में शायर है, जो हम टैक्सेशन है, हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल है, वो सब चीज़ें भी ऑडिट से, जैसे किसी कंपनी का ऑडिट करवाना, जैसे जो इनकम टैक्स एक्ट 44A है, उसके अंदर क्या होता है, टैक्स ऑडिटर से सही आई को घोषित करना सुनिश्चित होता है कि जो ये 44AB है, ये इंश्योर करता है जो कोई इनकम है, जो प्रॉपर इनकम डिक्लेरेशन दी है या नहीं। तो और साथ में जैसे पांचवा, फैसिलिटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट्स एंश्योर फंड्स इन वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा आर नॉट मिस यूज। जैसे एग्जांपल के लिए ग्राम सभा में चेक करते हैं कि वेदर जो मनी है मेंट फॉर रूरल रोड, जो रोड के लिए, गांव के रोड के लिए है, वो सही से खर्च हुई है या नहीं, ठीक है। तो
क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स अल्टरनेटिव व्यूज सम स्कॉलर्स क्लासिफाई, जैसे अब इनको कुछ स्कॉलर हैं उनको तीन पार्ट्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे उसका ऑब्जेक्टिव्स को पहला जनरल ऑब्जेक्टिव्स जिसमें वेरिफिकेशन ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग ये हो जाता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स चेकिंग एसेट्स लाइबिलिटीज़ इनकम एक्सपेंस। और थर्ड एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स एडवाइस देना, ये हमारे एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स एडवाइस देना, इंटरनल कंट्रोल इंप्रूवमेंट कराना, टैक्स कंप्लायंस ये, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है, कंपनी का लेवल, ए लिस्टेड कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स वाया आईपीओ, ऑडिटर एंश्योर्स अकाउंट आर ट्रू एंड फेयर सो इन्वेस्टर कैन ट्रस्ट। कि जो आईपीओ में कोई कंपनी है वो खुद को आईपीओ में लाना चाहती है, तो ऑडिटर ये इंश्योर करता है कि उसके जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर हो, ताकि जो इन्वेस्टर है उस पर भरोसा कर सके। गवर्नमेंट लेवल का ऑडिट, अब ये सब चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में कि क्या की रिपोर्टिंग क्या होती है। और जैसे सोशल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में देखें हम, तो ऑडिटर वेरीफाइज वेदर द जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो काटा जा रहा है नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें ऑडिट से ही पता लग सकती है। लिमिटेशंस इन अचीव ऑब्जेक्टिव, सब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती है। जैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या, बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, पूरा तो सैम्पलिंग पे आधारित होता है। पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉलिजन क्योंकि ये पूरा मैंने इसको उसमें, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉलिजन, जो कोई जो मिली भगत होती है उसकी संभावना होती है कि जैसे अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर मिला हुआ है तो सब कुछ चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव भी इससे दूर हट सकता है, जो रियल ऑब्जेक्टिव है उससे वो दूर हट सकता है अगर कॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है तो। रिलाइज ऑन मैनेजमेंट ऑनेस्टी, ये सेम चीज़ है कि मान लो जो प्रबंधन की ईमानदारी अगर वो सही से, जो जिसमें से उस ऑडिटर सैंपल ले रहा है अगर वही ख़राब है तो ऑडिट रिपोर्ट ऑटोमेटिक ख़राब होने वाली है, ठीक है। टाइम और ये टाइम समय की सीमा के अंदर रह के किया जाता है, ये नहीं कि जितना टाइम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में लगे उतना टाइम आप ऑडिट करने में जाओगे, तो इसलिए ये भी एक समय की सीमा के अंदर किया जाएगा तब। देयरफॉर ऑडिट रिपोर्ट रीजनेबल अश्योरेंस नॉट एब्सोल्यूट गारंटी, ये क्या चीज़ है, मैं पूरी पहले लेक्चर में हमने सब चीज़ें डिस्कस की है, तो इसको फटाफट अभी ख़त्म करते हैं। तो एमसीक्यू फोकस एरिया है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट, एरर वर्सेस फ्रॉड, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये सब हो गया है। और ऑडिट का ये, ऑडिट इज़ नॉट इक्वल टू फ्रॉड डिटेक्शन टूल अलोन, इट्स ए ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड लेक्चर है बहुत इजी लेक्चर है, इसको आप एक बार रीड करोगे उसमें आपको पूरा याद हो जाएगा, कोई इसमें खास है नहीं। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।